उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होने वाली है उसका हम फास्ट रिवीजन करेंगे। आज हम जो रिवीजन करेंगे वो करेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो सबसे पहले हम आपका अध्ययन करेंगे कि उसका जो अक्षांश का विस्तार कितना है और फिर देखेंगे उसका देशांतरी विस्तार कितना है। देख लीजिए पहला क्वेश्चन, अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांश के बीच विस्तार है। और जब हम देशांतर की हम बात करते हैं तो 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर में उत्तर प्रदेश स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 32 मिनट और देशांतरी विस्तार 7 डिग्री 33 मिनट है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। यह डेटा पूछा जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। पहला स्थान राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और जो चौथा स्थान है वो आपका उत्तर प्रदेश का है। अगला करें तो सीमावर्ती प्रदेश की हम बात करें तो हमारे जो प्रदेश है वो 9 राज्यों से घिरा हुआ है, जिसमें से हमारे 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। सीमावर्ती अगर केंद्र शासित की बात करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश हमारी सीमा को स्पर्श करता है, वो आपका दिल्ली है। और सीमावर्ती अगर राष्ट्र की बात करें, देश की बात करें तो हमारी उत्तर प्रदेश की सीमा को नेपाल स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश से सटा अगर पूर्वी राज्य की हम बात करें तो पूरब है, तो पूरब की बात करें तो हमारा बिहार है। और अगर हम पश्चिम की बात करें तो हमारा हरियाणा है। जबकि उत्तर की बात करें तो हमारा उत्तराखंड है और दक्षिण की बात करें तो हमारा क्या है? छत्तीसगढ़ है। तो जो साउथ है तो छत्तीसगढ़ है और जो नॉर्थ है तो वो आपका उत्तराखंड है और हरियाणा जो है वो आपका पश्चिम में है। और जब पूर्व की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बिहार हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रदेश से सटा सबसे उत्तर पश्चिमी राज्य है। उत्तर पश्चिमी राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है। सबसे लंबी सीमा रेखा हमारी मध्य प्रदेश के साथ है, जबकि न्यूनतम सीमा रेखा हिमाचल प्रदेश के साथ में है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रदेश में सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है, जबकि ललितपुर जो जिला है वो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा जो प्रदेश है उसको स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। सोनभद्र किसको स्पर्श करता है? सोनभद्र आपको बिहार को स्पर्श करता है, झारखंड को करता है, एमपी और छत्तीसगढ़ को स्पर्श कौन करता है? सोनभद्र जिला करता है। प्रदेश की सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? प्रदेश की सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला आपका बदायूं है। सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला आपका सहारनपुर और दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र है। ये भी चारों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़े जिले की हम बात करें तो यूपी का सबसे बड़ा जिला आपका लखीमपुर खीरी है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। जबकि सबसे छोटा जिला आपका हापुड़ है। जिले और उनसे सटे राज्य कौन कौन से हैं? देखिए आपका जो सोनभद्र जिला है उससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड यानी 4 स्टेट यानी 4 राज्य स्पर्श करते हैं। जबकि सहारनपुर की हम बात करें तो सहारनपुर से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड स्पर्श करता है। कौन कौन सा? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यानी 3 स्टेट से जो सहारनपुर स्पर्श करता है। मुजफ्फरनगर आपका उत्तराखंड से स्पर्श करता है। मथुरा आपके 2 राज्यों से को स्पर्श करता है, वो है राजस्थान और हरियाणा। जबकि गौतम बुद्ध नगर आपका एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक राज्य हरियाणा को स्पर्श करता है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य और उनसे सटे जिले कौन कौन से हैं। देखिए सबसे ज्यादा जो जिले स्पर्श हैं वो मध्य प्रदेश से हैं और वो है कितने? 11। कौन कौन से? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। बिहार से हमारे 7 जिले हैं, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। जबकि उत्तराखंड से भी कितने जिले हैं? हमारे 7 जिले हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड से जिले कौन कौन से हैं हमारे? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत।
जबकि हरियाणा से कितने हमारे हरियाणा से 6 जिले हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। दिल्ली की बात करें तो 2 जिलों से स्पर्श करती है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान आपके 2 जिलों को स्पर्श करता है, आगरा और मथुरा। हिमाचल प्रदेश केवल 1 जिले को स्पर्श करता है, सहारनपुर। छत्तीसगढ़ 1 जिले को करता है, सोनभद्र। झारखंड भी सोनभद्र को। जबकि नेपाल जिले से हमारे जो 7 जिले स्पर्श करते हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के वर्तमान का नाम का सफर देख लेते हैं। तो देखिए 1 जनवरी 1836 से इसका नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। 15 फरवरी 1817 को इसका हो गया उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध आगरा। 22 मार्च 1902 से इसका नाम हुआ संयुक्त प्रांत अवध और आगरा। जबकि 1 अप्रैल 1937 को इसका नाम हो गया केवल संयुक्त प्रांत, यानी इससे आगरा और अवध हट गया। 1 अप्रैल 1946 को इसको स्वायत्त स्थिति प्राप्त हो गई थी और 24 जनवरी 1950 को इसका जो नाम हो गया था उत्तर प्रदेश। इसीलिए उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को मनाया और 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था, तो मैंने बता दिया आपका, वो संयुक्त प्रांत है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए ये जो नाम है, जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के तहत 24 जनवरी 1950 को ये इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, यानी जो संयुक्त प्रांत था इसका जो नाम है वो क्या कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन है, तो पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जबकि प्रदेश का पहला जो विभाजन और एकमात्र विभाजन हुआ है तो उसे 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसमें प्रदेश के 13 जिले काट करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। बात करते हैं प्रदेश की राजधानी की सफर की। 1858 ईस्वी तक आपकी राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी। 1858 से लेकर के 1921 तक इसकी राजधानी इलाहाबाद रही है और 1921 के बाद में इसकी राजधानी लखनऊ हो गई। उत्तर प्रदेश की विधायी राजधानी लखनऊ को कहा जाता है, न्यायिक राजधानी प्रयागराज यानी इलाहाबाद को कहा जाता है, प्रदेश की धार्मिक राजधानी वाराणसी है, आर्थिक राजधानी कानपुर को कहा जाता है, जबकि औद्योगिक राजधानी भी कानपुर को ही कहा जाता है। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह। इसमें राजकीय पशु है हमारा बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रौच, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पुष्प है पलाश। ध्यान रखना पलाश को हम टेसू भी बोलते हैं और टेसू करके भी आता है। क्या बोलता है राजकीय पुष्प क्या है, टेसू। ये हो सकता है कि इस बार एग्जाम में पूछ लिया जाए कि राजकीय पुष्प क्या है और पलाश ना लिखा हो तो क्या बोलते हैं, टेसू बोलते हैं। और पलाश को क्या बोलते हैं, जंगल की आग बोलते हैं। पलाश को क्या बोलते हैं, जंगल की आग बोलते हैं। और इसका बॉटनिकल नेम भी पूछा जा सकता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। राजकीय खेल की हम बात कर रहे हैं तो राजकीय खेल इसकी हॉकी है, जबकि राजकीय नृत्य हमारा कथक है। प्रदेश की राजकीय भाषा बात करें तो हमारे प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है, जो मुख्य राजभाषा है, और उर्दू हमारी द्वितीय राजभाषा बनी 1989 में। राजकीय चिन्ह की बात कर रहे हैं, इसे 1938 में स्वीकृति मिली थी, जिसमें एक वृत्त के अंदर 2 मछलियां, तीर धनुष और 3 तरंग वाली लाइनें हैं। उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा की बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का सीमांत प्रदेश है। इसके उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। यानी इसके उत्तर में अगर देखा जाए तो शिवालिक, कौन सी, शिवालिक, और जो दक्षिण में देखा जाए तो कौन सी, विंध्याचल पर्वत है। इसके बीच में हमारा यूपी स्थित है। अब देखिए नदियों की बात करें तो इसके पूर्व में गंडक नदी सीमा बनाती है, पश्चिम में यमुना नदी है, उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं, दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी और विंध्याचल पर्वत श्रेणियां हैं। उत्तर प्रदेश की भूगार्भिक रचना की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो हमारा है वो गोंडवाना महाद्वीप का एक भाग है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी प्रदेश, जिसे हम बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं, इन्हीं विंध्य क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की भौतिक विभाजन की बात करें तो इसके भौतिक विभाजन के 3 भाग हैं, एक तो पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। उत्तराखंड के गठन के बाद में पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से क्या हो गया, अलग हो गया है। उत्तर प्रदेश की 3 भौतिक यानी प्राकृतिक इकाइयां हैं यानी प्रदेश हैं। उत्तर में भाबर और तराई, मध्य में आपका मैदानी क्षेत्र है और दक्षिण में आपका पठारी और पहाड़ी क्षेत्र है। यह भी पूछा जा सकता है आपसे।
आप पूछा कि भाबर क्षेत्र क्या है। भाबर जो क्षेत्र है वो सहारनपुर से कहाँ से, सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक भाबर क्षेत्र पाया जाता है। और ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कंकड़ पत्थर से बना हुआ है और नदियाँ यहाँ पर लुप्त हो जाती हैं। यही पूछ लेता है क्वेश्चन कि किस क्षेत्र से नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, भाबर, तराई, पार्वती या कुछ भी। अब तराई क्षेत्र करें तो तराई क्षेत्र हमारा सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक है। ये महीन जो सेडिमेंट है, अवसाद है, उससे बना हुआ दलदली और गाद वाला क्षेत्र है। यह भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। पहले भाबर आता है, भाबर के बाद क्या आता है, तराई आता है। ठीक है, तराई क्षेत्र की जो प्रमुख फसल है वो गेहूं, गन्ना, धान और जूट है, यानी जो पानी वाली फसल। अब भाई मैदानी क्षेत्र है। यमुना और गंडक के नदियों के मध्य में गंगा यमुना का दोआब है। क्या है, गंगा यमुना का दोआब है। गंगा यमुना का मैदान कांप मिट्टी का बना हुआ है। गंगा यमुना की जो मैदानी क्षेत्र है, इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। इस मैदान का जो ढाल है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम है, ये भी पूछा जा सकता है। जबकि इस मैदानी क्षेत्र की जो पश्चिमी सीमा यमुना नदी बनाती है, जबकि पूर्वी सीमा आपका गंडक नदी बनाती है। अब इस पूरे मैदानी क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक तो बांगर क्षेत्र और एक खादर क्षेत्र है। हमने बताया था कि जो बांगर क्षेत्र कैसा होता है, ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, इससे बांगर बना हुआ था है। इस क्षेत्र में नदियों का बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। बांगर जो मिट्टी है वो ऊंचे मैदानी भागों में पाई जाती है। अब है खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र नवीन जलोढ़ मृदा से बना होता है। किससे बना होता है, नवीन जलोढ़ मृदा से बना होता है। यह अत्यधिक उपजाऊ कछारी क्षेत्र है। खादर क्षेत्र में बीहड़ भी बनते हैं। बीहड़ क्या होते हैं, अनउपजाऊ मिट्टी होती है। बीहड़ों का निर्माण अवनाल का अपर्दन से होता है। और ये कई बार क्वेश्चन आया है कि अवनाल का अपर्दन किस में होता है, तो धारा यमुना और चंबल में होता है। और इन सबसे ज़्यादा बात करें तो आपका चंबल नदी में होता है। और इन दोनों नदियों के किनारे बीहड़ों का निर्माण भी हुआ है। अब दक्षिण पठारी प्रदेश है, इसके अंतर्गत बुंदेलखंड और बघेलखंड के भूभाग आते हैं। अब ऐसे मान लो ये आपकी है वो केन नदी है। केन की एक ओर बांदा है और एक ओर आपका ये महुआ जिला आ जाएगा। ठीक है, महुआ जिला और बांदा जिले के बीच में है। तो एक केन की एक तरफ बघेलखंड है और दूसरी तरफ बुंदेलखंड है। देखिए बुंदेलखंड में चलास नामक घास अधिक मिलती है और दक्षिणी पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। बघेलखंड इस पठारी भूभाग में मिर्जापुर जिले का अधिकांश भाग आता है। बघेलखंड पठार औसत 250 मीटर ऊंचा है। बघेलखंड की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, सोन नदी है। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार जो आदिकाल की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी या विंध्याक्रम की चट्टानों से बना हुआ है। साथ ही ये प्री कैम्बियन युग की चट्टानों यहाँ पर बाहुल्यता होती है। इस पठार की औसत ऊंचाई भी लगभग 300 मीटर है। बुंदेलखंड का पठार देखें तो ये ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, महोबा और दक्षिण पूर्वी प्रयागराज और दक्षिणी मिर्जापुर में है। साथ ही चंदौली जिले की जो चकिया तहसील में भी इसके क्षेत्र पाए जाते हैं। प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में कुल कितना है, तो 45,200 है। पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है के नदी, यानी दक्षिणी पठारी क्षेत्र की प्राकृतिक सीमा की बात करें तो उसकी पूर्वी सीमा आपकी के नदी, पश्चिमी सीमा का निर्धारण बेतवा और पाहुज नदी, उत्तरी सीमा का निर्धारण गंगा और यमुना नदी और दक्षिणी सीमा का निर्धारण आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी करती है। दक्षिण पठारी क्षेत्र में शामिल है प्रयागराज जिले की मेजा और करछना तहसीलें। कौन सी, मेजा और करछना तहसीलें। दक्षिणी पठारी क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, जबकि दक्षिणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दक्षिणी पठारी क्षेत्र का ढाल किधर है, तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिणी पठारी प्रदेश की मुख्य नदियां चंबल, बेतवा, केन और सोन है। दक्षिण पठारी प्रदेशों की प्रमुख फसल चना, अरहर, जौ और तिलहन है। पूरे पठारी भाग में कम वर्षा होती है और वहाँ भीषण गर्मी पड़ती है। अब बात करें बुंदेलखंड की पठार की सबसे ऊंची चोटी सोनाकर की पहाड़ी है। यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि बुंदेलखंड पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, तो सोनाकर पहाड़ी। सोनाकर पहाड़ी मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में है, जब कैमूर की जो पहाड़ियाँ आपकी मिर्जापुर और सोनभद्र में है। चित्रकूट जिले में जो करबी तहसील है वहाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी पाई जाती है। पूरे पठारी प्रदेश में अगर मिट्टी की बात करें तो पूरी जो मिट्टी है वहाँ पर लाल मिट्टी है, जो चना, अरहर, जौ, गेहूं की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग संपूर्ण पठारी क्षेत्र में शुष्क खेती की जाती है। नोट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों कहाँ पर है, तो इसका जो आंसर है वो है
शिवालिक पहाड़ियों में गोरखपुर के समीप डुंडवा, यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। भाबर तराई क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी के क्षेत्र को उप हिमालय क्षेत्र भी कहते हैं। पानी की अत्यधिक कमी और भीषण गर्मी के कारण उत्तर प्रदेश का पठारी भाग वनस्पतियां छोटी हैं, क्योंकि इनका विकास पूरी तरह से नहीं हो पाया है। चित्रकूट जिले की करबी तहसील में विंध्याचल पर्वत श्रेणी पाई जाती है। ये कई बार क्वेश्चन आया भी है, तो इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे। उत्तर प्रदेश की जलवायु की हम बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कोपेन के अनुसार शुष्क शीत मानसूनी जलवायु है। शुष्क है, शीत है, मानसूनी है और जलवायु है, यानी CWG टाइप की पाई जाती है। अगर हम थॉर्नवेट के अनुसार देखें तो समशीतोष्ण उपात जलवायु यहाँ पाई जाती है, यानी CBW है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है। अब भाई वर्षा के आधार पर भारत की जलवायु का विभाजन प्रोफेसर स्टाम्प और डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने किया था। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 2 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। 3 है ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु है। ये वाला जो सेक्शन है कि वर्षा के समय आधार पर ये इसे छोड़ दीजिएगा। अब ग्रीष्म ऋतु है। औसत तापमान आपका 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सर्वाधिक तापमान मई और जून के बीच में रिकॉर्ड किया जाता है। न्यूनतम तापमान आपका दिसंबर और जनवरी में रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि सर्वाधिक गर्मी आपकी आगरा और झांसी में पड़ती है, जबकि न्यूनतम गर्मी आपकी बरेली में पड़ती है। कर्क रेखा के अधिक निकटता के कारण बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो सर्वाधिक औसत तापमान प्राप्त करता है, अर्थात उत्तर प्रदेश का वायु एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है औसत, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र हो जाएगा। मई जून में प्रदेश में चलने वाली धूल भरी पश्चिम की जो हवाएं हैं उन्हें हम लू कहते हैं। वर्षा की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो बंगाल की खाड़ी से उठता है उसे पूर्वा के नाम से जाना जाता है। तो प्रारंभ जो होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की शाखा से होता है। प्रदेश में प्रथम मानसूनी वर्षा जून से अंतिम सप्ताह तक होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों से होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहाँ से होती है, उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों से होती है, जो कि रबी की फसल के लिए बहुत उपयोगी है। प्रदेश में वर्षा की हम बात करें तो जो 83% वर्षा है वो जून सितंबर में ही हो जाती है और इसके लिए जिम्मेदार है दक्षिण पश्चिम मानसून, जबकि शेष 70% वर्षा जाड़ों और गर्मी में होती है। मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक जो वर्षा है वो गोरखपुर में होती है और मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा आपके मथुरा में होती है। प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा, यानी जब आप पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो ये मात्रा बढ़ती चली जाती है। प्रदेश में मानसूनी क्षेत्रों में देखिए, प्रदेश का जो मानसून है मैदानी क्षेत्रों में पूर्व प्रवेश करता है और उसी मार्ग से लौटता है, जिस मार्ग से आएगा उसी मार्ग से लौट जाता है। अब देखिए, तराई क्षेत्र में वर्षा की औसत वितरण है 150 सेंटीमीटर, यानी सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र यही है। पूर्वी मैदान का 112 है, मध्य मैदानी का 94, दक्षिण पठारी जो क्षेत्र है उसमें 91 सेंटीमीटर तक है और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 84 सेंटीमीटर तक वर्षा हुई है। अब आइए देखिए, उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को क्या कहते हैं, हम पूर्वा भी कहते हैं। और प्रदेश में औसत वर्षा जो होती है वो 95 डिग्री के आसपास होती है। शीत ऋतु की बात करें तो प्रदेश में शीत ऋतु का जो तापमान है दक्षिण से उत्तर की ओर कम होने लगता है, यानी उत्तर पश्चिमी जिलों में औसत तापमान सबसे कम पाया जाता है। बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, तो सबसे ठंडा महीना आपका जनवरी का होता है। तो ये पहले वीडियो में आपने फास्ट तरीके से उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना और जलवायु से संबंधित प्रश्न और जो पॉइंट का हमने अध्ययन किया, इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, 2-3 बार देख लेंगे तो इसके सारे डेटा आपको याद हो जाएंगे। तब तक इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का। धन्यवाद।